हेलो दोस्तों, बुक बोर्ड एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सभी अच्छे से होंगे और बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। अपन ने पहले कोऑर्डिनेशन सिस्टम के बारे में बात की थी, जिसमें हम लोगों ने तंत्रिका तंत्र पढ़ा। उसी कोऑर्डिनेशन सिस्टम का दूसरा पार्ट है अंतःस्रावी तंत्र। हमारे शरीर की विभिन्न तंत्रों को, अंगों को, विभिन्न एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना, कोऑर्डिनेशन करना, ये सभी कार्य एक अकेले तंत्रिका तंत्र द्वारा संपन्न नहीं हो सकते हैं। अतः इसके लिए एक एक्सिलरी, ऐसे बोले सहायक तंत्र और उपस्थित होता है, जिसको अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। इस तंत्र के बारे में अपन को पढ़ने से पहले कुछ इसका बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं कि अंतःस्रावी होता क्या है, सिस्टम क्या है, इसमें कैसे क्या, कौन कौन सी ग्लैंड्स उपस्थित होती हैं, कौन सी नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अपन कोशिका की। प्रत्येक जीव का शरीर, बॉडी, कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ये अपन स्लाइडेन स्वान ने जो कोशिका सिद्धांत दिया था उसमें अपन ने पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा था। कोशिका दो प्रकार की होती हैं, एक नॉन सिक्रेटरी सेल, एक सिक्रेटरी सेल। नॉन सिक्रेटरी सेल यानी कि अस्रावी कोशिका, इसका मतलब ये होता है कि कोई सेल कोई प्रोडक्ट रिलीज नहीं करती है। स्रावी का मतलब होता है कोई कोशिका जो है कोई प्रोडक्ट रिलीज कर रही है। अब जब बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाएगी किसी एक ही कार्य करने के लिए, तो उसको कहते हैं अपन टिश्यू। कोशिका को समूह को क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। अगेन टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक नॉन सिक्रेटरी टिश्यू, एक सिक्रेटरी टिश्यू। यानी कि ऐसे ऊतक जो कोई पदार्थ सिक्रेट करते हैं और ऐसे ऊतक जो कोई भी पदार्थ सिक्रेट या स्रावित नहीं करते। जो कोई भी पदार्थ स्रावित नहीं करते उन्हें अस्रावी ऊतक कहते हैं, जो कुछ पदार्थ स्रावित करते हैं उन्हें सिक्रेटरी टिश्यू कहते हैं। अब कोशिका के समूह मिलकर ऊतक बनाते हैं और ऊतक के समूह मिलकर क्या बनाते हैं? अंग, ऑर्गन्स, बॉडी के ऑर्गन्स बनाते हैं। ये ऑर्गन मिलकर शरीर क्या बनाते हैं? सिस्टम। सिस्टम से क्या बनती है? पूरी बॉडी। फिर क्या बना? पूरा बॉडी फॉर्मेशन किससे होता है? सबसे पहले फर्स्ट कोशिका सेल, ग्रुप ऑफ सेल, विभिन्न कोशिकाओं का समूह मिलकर जो कार्य करता है उसे टिश्यू ऊतक कहते हैं। विभिन्न ऊतक मिलकर किसी कार्य को करते हैं उसे ऑर्गन कहते हैं, अंग कहते हैं। और बहुत सारे अंग मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं उसे तंत्र कहते हैं। और बहुत सारे सिस्टम मिलकर के अपनी बॉडी का निर्माण करते हैं। क्लियर दोस्तों? अब अपने मेन चीज़ है वो है सिक्रेटरी टिश्यू। इसी सिक्रेटरी टिश्यू को वह ऊतक जो कुछ पदार्थ सिक्रेट करते हैं उन्हीं को अपन ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? ग्लैंड। उन्हीं को अपन ग्लैंड कहते हैं। अब ग्लैंड्स दो प्रकार की होती हैं, एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक होती है एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी नलिका विहीन ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड ये नलिका युक्त ग्रंथि।
इससे अंतःस्रावी भी कहते हैं, इसको हिंदी में बहिस्रावी भी कहते हैं। यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है कुछ प्रोडक्ट या पदार्थ सिक्रेट करेगी, इसका सिक्रेशन करेगी। वो कौन सा पदार्थ होगा? वो हार्मोन सिक्रेट करेगी। क्या करेगी? हार्मोन्स का सिक्रेशन करेगी। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो जो प्रोडक्ट का सिक्रेशन करेगी उसे अपन एंजाइम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे एंजाइम कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एक और विशेषता ये होती है कि ये नलिका विहीन यानी डक्ट लेस होती है, डक्ट लेस होती है। और ये अपना प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट क्या है इसका? हार्मोन, सीधे नलिकाओं की सहायता के बिना सीधे ब्लड में छोड़ती है। सीधा सिक्रेशन कहाँ करती है? ब्लड में करती है। और जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो अपने सिक्रेशन को इन नलिकाओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न स्थानों तक पहुंचाती है। ऐसे जो नलिकाओं के माध्यम से पहुंचाती है उसको कहते हैं अपन एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्लियर? तो अब अपन जिस तंत्र की बात कर रहे हैं, अंतःस्रावी तंत्र, इसमें ऐसे ग्लैंड ग्रंथियाँ आएगी जो अपने सिक्रेशन को सीधे ब्लड में ट्रांसफ़र करती है। क्लियर दोस्तों? यहाँ तक ये दो प्रश्न है। आप हार्मोन्स, एंजाइम के बारे में 15 वर्ड में लिख सकते हैं। अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में 20 वर्ड लिखना है। ये दो क्वेश्चन हैं। यही चीज़ पूरी तरीके से लिखी हुई मानव शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका मुख्यतः 3 भाग होते हैं। हमने कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ा था न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। ये कोई कोशिका है तो इसको सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। इसमें न्यूक्लियस रहता है और ये डॉट 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 जो था वो साइटोप्लाज्म था, पढ़ा था। क्लियर दोस्त? अब अनेक कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है, टिश्यू कहते हैं। जब अनेक उत्तक मिलते हैं तो अंग ऑर्गन बन जाते हैं। इस प्रकार ये कोशिका 2 प्रकार की होती है। पदार्थ स्रावी पदार्थ निकालती है कोशिका, इसके बारे में पढ़ लेते हैं अपन। नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं। बहिस्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथियाँ जो स्रावी पदार्थ को रक्त के बाहर डालती है, उसको बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। इनका मेन प्रोडक्ट होता है वो एंजाइम होता है। अब अपन बात करते हैं मेन टॉपिक की अपनी। तो ये है मानव शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतः आएगा यहाँ पर। मानव शरीर ह्यूमन बॉडी में कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड पाई जाती है जो मिलकर एंडोक्राइन सिस्टम बनाती है? तो अपन शुरू से देखते हैं। ये अपना ब्रेन है। इस ब्रेन में सबसे पहले या जो ग्लैंड होती है वो हाइपोथैलेमस होती है। फर्स्ट नंबर हाइपोथैलेमस। दूसरी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि होती है। एक होती है पीनियल ग्लैंड, ये भी मस्तिष्क में पाई जाती है। फिर फोर्थ ग्लैंड थायराइड ग्लैंड, कौन सी होती है? गले में पाई जाती है थायराइड ग्लैंड। और इसी थायराइड ग्लैंड के ऊपर पैराथायराइड ग्लैंड पाई जाती है। कौन सी दोस्तों? पैराथायराइड ग्लैंड। फिर ऊपर आते हैं नीचे लंग्स हैं, राइट और लेफ्ट। लंग्स के यहाँ पर बीच में इनके सामने ही जस्ट एक होती है थाइमस ग्लैंड। कौन सी होती है? थाइमस ग्लैंड। फिर उसके बाद स्टोमक अपना आमाशय, ये लिवर। आमाशय के यहाँ पर नीचे ही एक ग्लैंड पाई जाती है, इसको कहते हैं पेंक्रियास, अग्न्याशय ग्रंथि, जिसके बारे में हमने पहले भी थोड़ी बहुत चर्चा की थी। अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आगे। एक यहाँ पर ग्रंथि होती है एड्रिनलिन ग्रंथि, और ये वृक्क होता है किडनी।
इस वृक्क के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। और दो और ग्रंथि होती हैं जो मादा फीमेल में ओवरी और पुरुष में टेस्टिस, ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ये अग्न्याशय की तरह ही मिक्स ग्लैंड के रूप में भी कार्य करते हैं, लेकिन शरीर की एकमात्र मिक्स ग्लैंड पेंक्रियाज ही है। क्लियर? अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगर आपको ये चित्र, ये डायग्राम समझ में नहीं आ रहा हो तो ये डायग्राम इसको देख लें। हाइपोथैलेमस ब्रेन के यहाँ पर, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, पीनियन, पराउटू यानी कि वही ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस ग्रंथि, अधिवृक्क, अग्न्याशय। अगर मादा है तो उसमें अंडाशय यानी ओवरी होगी, और अगर पुरुष है तो उसमें वृषण यानी वृषण टेस्टिस। सबसे पहले हम अग्न्याशय ग्रंथि के बारे में डिस्कस करेंगे। अग्न्याशय ग्रंथि या इसको मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं, पेंक्रियास ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड। मानव में रक्त नलिकाओं में पाया जाता है। रक्त कहाँ पाया जाता है? मानव में रक्त नलिकाओं में ही पाया जाता है। अग्न्याशय ग्रंथि इस टाइप की होती है। इस ग्रंथि में 3 टाइप की सेल होती हैं, 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली एल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। एल्फा कोशिका से जो हार्मोन सिक्रेशन होगा, जो हार्मोन का स्रावन होगा, उसको अपन कहते हैं ग्लूकागॉन हार्मोन। बीटा कोशिका से जो हार्मोन सिक्रेशन होता है उसको कहते हैं अपन इंसुलिन हार्मोन। और गामा कोशिका से जो हार्मोन स्रावित होता है उससे अपन सोमेटोस्टेटिन हार्मोन कहते हैं। जो इंसुलिन हार्मोन है ये हमारे शरीर में पाए जाने वाले ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसकी कमी होने से डायबिटीज़ रोग हो जाता है। और ग्लूकागॉन जो हार्मोन है वो भी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अर्थात इंसुलिन हार्मोन जो है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है ताकि ग्लाइकोजन शरीर को एनर्जी प्रदान कर सके। और ये ग्लूकोजन जो है वो ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में ट्रांसफर करता है। यानी इन दोनों हार्मोन्स का कार्य है कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहे, कंट्रोल्ड रहे, जो नॉर्मल क्वांटिटी है वो ही रहे। अब अग्न्याशय में कुछ कोशिकाओं के ग्रुप पाए जाते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, जिन्हें लैंगरहैंस द्वीप कहते हैं, आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस। ये इनका अंतःस्रावी भाग होता है। जो एंडोक्राइन पार्ट जो है ये लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं ही होती हैं। यही हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं अग्न्याशय। इसके इन कोशिकाओं के समूह के अलावा ये द्रव जो है फ्लूइड, इनको बाह्य स्रावी ग्रंथि कहते हैं। क्लियर दोस्तों? अब अपन समझते हैं आगे कि अग्न्याशय ग्रंथि में द्रव एवं लैंगरहैंस द्वीप समूह पाए जाते हैं, फ्लूइड और आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस। इस ग्रंथि का बाह्य स्रावी भाग द्रव बनाता है
इस ग्रंथि का अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस द्वीप समूह रहता है। लैंगरहैंस द्वीप समूह के 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, जिससे बीटा कोशिका द्वारा इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है। यह इंसुलिन हार्मोन निकलता है जो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह डायग्राम है। ब्लड, ये ब्लड वेसल्स हैं, रक्त नलिका। इस ब्लड में ग्लूकोज, अपन जो डाइट लेते फूड, उसके द्वारा ग्लूकोज ब्लड में आता है। तो इंसुलिन का ये कार्य रहता है कि ये ब्लड से ग्लूकोज को निकालता है, और इसको, ये इंसुलिन हार्मोन है। ये जो गाड़ी दिख रही है आपको, ये गाड़ी इंसुलिन हार्मोन की है। अब इसको ऐसा समझें कि ये डक्ट्स में ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को बाहर निकालने का कार्य इंसुलिन हार्मोन का है। यहाँ से ये इंसुलिन हार्मोन को निकाल करके सीधा यहाँ तक करा कर, ये है अपने कोशिका का भाग माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया। हमने कोशिका में पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो शरीर के बॉडी का पावर हाउस कहलाता है। क्या कहलाता है? पावर हाउस। क्योंकि रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है, श्वसन क्रिया जो है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होती है। इसके द्वारा जब रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा तो ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करके ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी बना लेगा प्रोड्यूस। ग्लूकोज प्लस O2 मिलकर क्या बनाएंगे? एनर्जी प्रोड्यूस कर लेंगे, और वो किस में करेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये वर्क होता है इंसुलिन हार्मोन का, यानी ब्लड से ग्लूकोज हार्मोन को निकालना और कोशिका में स्थित माइटोकॉन्ड्रिया तक ले जाना, और माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाने के बाद ग्लूकोज से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उससे हमारी बॉडी सिस्टम चलता है, कार्य करती रहती है। अगर शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाएगी, लैक ऑफ इंसुलिन हार्मोन, तो ये कार्य संपादित नहीं हो पाएगा। तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी? ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा का इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। तो क्या होगा? हमने एक्सक्रोटरी सिस्टम में किडनी पड़ी थी। अब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो ब्लड किडनी में जाएगा फिल्टर होने के लिए। किडनी में जाएगा तो ब्लड फिल्टर होगा, फिल्ट्रेशन होगा। यहाँ पर यूरिन का भी फिल्ट्रेशन होता है। यूरिन का जो फॉर्मेशन है, मूत्र का निर्माण जो है, वो यकृत लीवर में होता है। जहाँ यूरिया बनता है उसको यूरिया कहते हैं। बट किडनी में उसका फिल्ट्रेशन होता है, यानी उसका निषेधन होता है, क्षनित्र होता है। अब हमने वहाँ किडनी में पढ़ा था, अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई तो ब्लड सीधा यहाँ आएगा, इससे फिल्टर होगा। फिल्टर होगा तो यहाँ से ग्लूकोज की मात्रा छन करके यूरिया में आ जाएगी, मूत्र के साथ मिल जाएगी, और ये मूत्र के साथ मूत्र द्वारा ग्लूकोज की मात्रा बाहर त्याग दी जाएगी। इस तरीके से अपन को डायबिटीज़ की डिजीज हो जाएगी, मधुमेह रोग। इस प्रोसेस को समझें। इंसुलिन हार्मोन की कमी, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी, ब्लड मीठा हो जाएगा, स्वीट। इससे जो डिजीज़ होगी उसको अपन कहते हैं मधुमेह या डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ मेलिटस जनरली अपन डायबिटीज़ कहते हैं, लेकिन डायबिटीज़ का मतलब है डायबिटीज़ मेलिटस, पूरा एक नाम है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, लक्षण क्या होंगे? मूत्र में ग्लूकोज उपस्थित हो जाएगा और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। क्लियर दोस्तों? इस आधार पर डायबिटीज़ 2 प्रकार की होती है।
क्या देखिए, डायबिटीज मेलिटिस के प्रकार, डायबिटीज मेलिटस फर्स्ट, डायबिटीज मेलिटस सेकंड। ये 40 साल से पहले होती है, 40 ईयर से पहले, और ये 40 साल के बाद होती है। ये एक आनुवंशिक रोग है, जेनेटिकल डिजीज़ है या हेरिडिटरी डिजीज़ है, आनुवंशिक रोग है जो पैतृक वंशानुगत होता जाता है, इनहेरिटेंस होता जाता है। और ये जो है जीवन शैली, अपनी लाइफ स्टाइल के कारण होती है। मोटापा बढ़ जाता है, एल्कोहल, स्मोकिंग, व्यायाम, एक्सरसाइज की कमी, इन सभी कारणों से जो डायबिटीज़ होती है उन्हें डायबिटीज़ टाइप 2 कहते हैं। और जो इनहेरिटेंस होती है, आनुवंशिक वंशानुगत होती है, उसे DM फर्स्ट कहते हैं। इसमें इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है, इसमें इंसुलिन हार्मोन नॉर्मल होता है, इसमें बीटा सेल्स नष्ट हो जाती है। इस प्रकार की डिजीज़ में बीटा सेल नष्ट हो जाती है, क्योंकि बीटा सेल्स ही ग्लूको इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करती है, फॉर्मेशन होगा। इसमें बीटा सेल्स नॉर्मल रहती हैं। इस DM फर्स्ट, डायबिटीज़ मेलिटस फर्स्ट को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस भी कहते हैं, और इसे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ कहते हैं। ये इंसुलिन इलाज, इसका इलाज है इंसुलिन हार्मोन देना, और इसमें इलाज है दवाइयाँ देना। इसमें इंसुलिन हार्मोन्स दिया जाता है बाहर से बॉडी में, इसलिए इसको इंसुलिन डिपेंडेंट बोलते हैं। और इसमें इंसुलिन हार्मोन्स नहीं दिए जाके कुछ ड्रग्स दी जाती दवाइयाँ, इसलिए इसे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट DM बोलते हैं। चलिए दोस्तों, आगे इनका डिस्क्रिप्शन है, विवरण लिखा हुआ है। मूत्र निर्माण रक्त के छनित्र से होता है और यह वृक्क के अंदर होता है। ये फॉर्मेशन जो है वो लीवर में होता है, यकृत में, और ये फिल्ट्रेशन जो है छनित्र, यह वृक्क के अंदर होता है। ये ध्यान रखना। हमने पिछले वाले जो टेस्ट सीरीज थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, तो बहुत सारों ने वृक्क कर दिया। वृक्क में नहीं होता है, लीवर में होता है, क्योंकि मूत्र एक्चुअल में है क्या, फॉर्मेशन क्या है, वाटर प्लस यूरिया ही है। तो यूरिया का फॉर्मेशन होता है यकृत में, इसलिए मूत्र का फॉर्मेशन भी यकृत में ही होता है। बट ये वृक्क जो है किडनी में है, फिल्ट्रेशन के लिए आता है। इंसुलिन हार्मोन रक्त में पाए जाने वाले ग्लूकोज को रक्त से कोशिका तक लेकर आता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में ये ग्लूकोज से जुड़कर ऊर्जा बनाता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। ये 2 प्रकार का होता है, अपन देखा। ये सारी वो चीज़ें जो पीछे लिखी हुई है, 40 वर्ष पहले होता है, बीटा सेल्स नष्ट हो जाती है, डिपेंडेंस कहते हैं। ये इंसुलिन दवाई ली जाती है। क्लियर दोस्तों, ये था आज का अपना डिस्कशन, हमारा डिस्कशन। और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इसे नोट्स कॉपी भी कर लें, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करने का प्रयास करें। धन्यवाद।